OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. For this session, I'll be your mathematics teacher and our topic is data handling. We are going to study data handling, and in data handling, our main topic for today is bar graphs and probability, जिसको हम chance भी कहते हैं. So, we will cover bar graphs and probability. Now, probability is also known as chance of occurrence of anything. So, first we will see what are bar graphs and then we will move forward to probability or chance. Now, what are bar graphs? Bar graphs are pictorial representation of any data. उसको हम क्या कहते हैं? पिक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं अगर हम किसी चीज को, तो वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है. अब बार ग्राफ एक तरीके का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है जिससे हम बार्स की हेल्प से जितनी भी चीजें हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको मार्क्स देखने हैं किसी भी स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स में, तो हम बार ग्राफ से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके 50 मार्क्स है हिंदी में, 70 मार्क्स है इन इंग्लिश में, तो हमने क्या किया, 2 एक्सेस बनाई और बार्स बना दिए हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग. अब बार ग्राफ में मेन चीजें क्या होती हैं? पहला होता है 2 एक्सेस जो उसकी हैं, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन. नाउ, अब हम 2 तरीके के बार ग्राफ बना सकते हैं. या तो हम वर्टिकल बार्स बनाए या हॉरिजॉन्टल बार्स बनाए, वो हमारे ऊपर है. अगर हम वर्टिकल बार्स बना रहे हैं तो यहां पे कैटेगरीज आएगा, दैट इज एक्स एक्सिस विल रिप्रेजेंट कैटेगरीज, दैट इज मार्क्स. इन मार्क्स किसका? इंग्लिश की कैटेगरी, हिंदी की कैटेगरी, मैथ्स की, सोशल स्टडीज की, साइंस की, इस तरह कैटेगरीज जो है यहां पे आएंगी. और उस सब्जेक्ट में जो भी मार्क्स हैं वो यहां पे आएंगे, मतलब कि कितने मार्क्स आए. तो यहां पे क्या होगा? फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं एक तरीके से, मतलब कि कितने मार्क्स आए. तो ये चीज यहां पे होगी और कैटेगरीज एक्स एक्सिस में होगी. किसमें? वर्टिकल बार्स में. और वर्टिकल बार कैसे बनेंगे? इस तरह करके. ठीक, अब ये हो गया वर्टिकल वाला. हॉरिजॉन्टल होता तो कहां बनता? ये कैटेगरीज इस जगह लिखी जाती है और बार्स हमारे इस तरह बनते. तो ये हो गया हमारा बार ग्राफ्स. अब सिंपल बार ग्राफ तो जिसमें क्या होता है, जिसमें एक ही बार्स होते हैं पर कैटेगरी. एक होता है डबल बार ग्राफ जिसमें हर कैटेगरी के लिए भी 2 बार्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमने यहां सब्जेक्ट लिखा था, ये सारे सब्जेक्ट्स के वाले हैं. ये हो गया हमारा मैथ्स का, ये साइंस का और ये इंग्लिश का. ठीक है, तो अब हमको कंपेयर करना है 2 बच्चों में. मान लीजिए एक बच्चा है हमारा क्लास 6 का और एक है हमारा क्लास 7th का. इन दोनों को हमको कंपेयर करना है. तो एक जो बार बनेगा इस तरह वाला बनेगा, कलर्ड वाला, और सब मैथ्स में उसके दूसरे वाले के मार्क्स इस तरह. तो ये होता है डबल बार ग्राफ. तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्वेश्चन एक कंसीडर करेंगे जिसमें हम सिंगल बार ग्राफ कैसे बनाते हैं और डबल बार ग्राफ दोनों देखेंगे. पर हमको उससे पहले ये चीज समझनी पड़ेगी कि वर्टिकल बार ग्राफ क्या होता है एंड हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ क्या होता है. तो अब हमें ये समझ में आ गया, वर्टिकल ऐसे बनता है, हॉरिजॉन्टल वाला इस तरह बनता है, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और वर्टिकल वाला पैरेलल टू वाई एक्सिस. और कैटेगरीज हमेशा वर्टिकल वाले में एक्स एक्सिस पे रहती है और हॉरिजॉन्टल वाले पे वाई एक्सिस पे रहती है. अब मेन चीज इसमें होती है स्केलिंग. अगर हमने स्केलिंग सही नहीं की तो हमको समझ में नहीं आएगा बार्स को कैसे रीड करें. तो बार ग्राफ में सबसे जरूरी चीज होती है स्केलिंग. अब स्केलिंग क्या होता है? हम ये मानते हैं कि एक यूनिट जो है इसकी, वो कितने यूनिट्स के बराबर है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने लिया 1 यूनिट ऑफ y एक्सिस इज इक्वल टू 10 मार्क्स. तो इसका मतलब क्या हुआ? एक जो यूनिट है y एक्सिस की वो 10 मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगी. और अगर हमारे पास 4 यूनिट होगी तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 4 इंटू 10, दैट इज 40 मार्क्स आ जाएंगे. तो अब हम यूनिट बनाते किस तरीके से? अपने मन से ये हम कर सकते हैं. अब जैसे कि मान लीजिए अगर कोई भी मल्टीपल्स में दिया हो, फॉर एग्जांपल अगर 5 के मल्टीपल्स में मार्क्स दिए हुए हैं, दैट इज मार्क्स अगर दिए हुए साइंस में हमारे 45,
मैथ्स में हमारे हैं 75, इंग्लिश में 80, इस तरह करके मार्क्स दिए हुए हैं। अब ये देखिए सारे क्या है 5 के मल्टीपल में, जो इजी पड़ता है हम सबसे बड़ा मल्टीपल लेते हैं कि किसमें सब आ रहे हैं, ठीक है। अब 80 क्या है 5 के मल्टीपल में आ सकता है, 75 5 में आ सकता है, 45 भी। अब ये 10 में भी हम ले सकते थे, अगर हम 10 में लेते तो ये देखिए बीच में आता ये, और अगर हमने 5 के मल्टीपल में लिया तो सीधा इस लाइन में आएगा। तो जिस हिसाब से हमको प्लॉट करना है उस हिसाब से अपना यूनिट्स या फिर स्केलिंग अपनी ले सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं सिंपल बार ग्राफ का एंड फिर डबल बार ग्राफ का, जिससे हमको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये बार ग्राफ्स किस तरह हम बना सकते हैं। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन। अब इसमें यहाँ पे हमको क्या करना है, बार ग्राफ बनाना है क्वार्टरली एग्जाम के लिए और हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। अगर हमको सिंगल बार ग्राफ बनाना होता, जैसे कि हमको सिर्फ कंपेयर करना है क्वार्टरली एग्जाम जो हुआ था उसमें जो बच्चे हैं 5 ये स्टूडेंट्स हैं, उसमें किसके ज्यादा मार्क्स आए थे किसके कम मार्क्स आए थे। अगर हमको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन उसका करना है तो हम सिंपल एक सिंगल बार ग्राफ बना सकते थे, या फिर इसी तरह हाफ ईयरली का करना होता तो बना सकते थे। अब अगर हमको हाफ ईयरली और क्वार्टरली दोनों को कंपेयर करना है एक ही साथ, तो हम क्या करेंगे, डबल बार ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले सिंगल बार ग्राफ बनाते हैं और फिर डबल बार ग्राफ बनाते हैं। अब सिंगल हम इसका भी बना सकते हैं इसका भी बना सकते हैं, स्टूडेंट और इसका डेटा लेके स्टूडेंट और इसका डेटा लेके। तो हम क्या करते हैं क्वार्टरली के लिए पहले सिंगल बार ग्राफ बनाते हैं, फिर क्वार्टरली और हाफ ईयरली दोनों को मिला के डबल बार ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्सेस बना ली। अब अगर हमको हॉरिजॉन्टल बनाना है तो हम यहां पे स्टूडेंट्स रखेंगे, अगर हमको वर्टिकल बार ग्राफ बनाना है तो यहां पे स्टूडेंट्स रखेंगे। चलिए हमने ले लिया स्टूडेंट्स यहां पे, ये हमारी एक्स एक्सेस, ये है हमारी वाई एक्सेस, ये हो गया हमारा ओरिजिन। नाउ अब स्केलिंग सबसे जरूरी है। यहां पे देखिए क्वार्टरली का हमको करना था 10, 15, 12, 29। अब ये किसके टेबल में आ रहा है, ऐसे तो हमको नहीं समझ में आ रहा। तो हम क्या करते हैं, अगर हमने क्या कहते हैं इवन नंबर्स का बना लिया तो भी हमारे क्या होंगे, जो ऑड नंबर्स हैं वो उसके दो इवन नंबर्स के बीच में आ जाएंगे। इसको बना लेते हैं, ये हो गया हमारा 4, 8, 12, 16, 20, 24। हमने इवन नंबर ले लिया, इवन में 4 का मल्टीपल ले लिया हमने, जिसमें से हमारा 12 कवर हो जाएगा, 20 कवर हो जाएगा। 10 जो है वो 8 और 12 के बीच में आ जाएगा सेंटर में, इसी तरह 9 जो है 10 के हल्का सा नीचे होएगा, और 15 जो होगा वो 16 के जस्ट नीचे। हम लिख सकते हैं, बना सकते हैं इसको आराम से स्टूडेंट। अब इसको हम चलिए नंबर डाल देते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5th स्टूडेंट। तो यहां पे हमको लिखना नहीं पड़ेगा, हम यहाँ पे डायरेक्टली नंबर से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमने 1 लिखा तो इसका क्या मतलब हुआ आशीष, 2 लिखा तो अरुण, 3 हमारा माया के लिए है, 4 रीता एंड 5 रवि के लिए। चलिए अब हमको बार ग्राफ बनाने इसके। क्वार्टरली में आशीष के मार्क्स कितने 10, तो 10 हमारा कहां आएगा, यहां पे आएगा। हमने एक बार आशीष के लिए बना दिया। फिर 15 यहां जस्ट नीचे आएगा इसके, इस जगह पे। नेक्स्ट माया का 12 मार्क्स है, ये डायरेक्ट 12 के बराबर में आ जाएगा। नेक्स्ट 20 रीता के 20 मार्क्स हैं, ये हो गया रीता के मार्क्स। देन 9 होगा हमारा 8 से जस्ट ऊपर, ये हो गया हमारे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन क्वार्टरली एग्जाम। अब इस बार से हमको देख के समझ में आ रहा है कि किसके मार्क्स ज्यादा हैं किसके मार्क्स कम है। अब ये तो था सिर्फ क्वार्टरली एग्जाम में अगर कंपेयर करना हो तो सिंगल बार ग्राफ, अगर हमको क्वार्टरली के साथ हाफ ईयरली भी कंपेयर करना होता, मतलब कि क्वार्टरली में किसके ज्यादा है हाफ ईयरली में किसके ज्यादा है, तो हम डबल बार ग्राफ बनाते हैं। अब चलिए पहले इसके यूनिट्स लिख लेते हैं, यूनिट्स तो जरूरी है। हम क्या लिखेंगे, 1 यूनिट ऑन वाई एक्सेस, क्योंकि हमने वर्टिकल बनाया तो वाई एक्सिस की यूनिट लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 4 मार्क्स। 1 यूनिट वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू 4 मार्क्स। तो ये हो गया हमारा सिंगल बार ग्राफ। अब अगर हमको डबल बनाना होता तो हम क्या करते, इसी के बगल में, जैसे कि आशीष के लिए 10 और 15 2 मार्क्स हैं, तो ये वाला हमने क्वार्टरली बना लिया, हाफ ईयरली के लिए इसी के बगल में 15 तक हम क्या करेंगे, दूसरा बार भी लगा देंगे। चलिए
अब हम क्या करेंगे, इसी में दूसरा बार ऐड कर देते हैं, जब किसके लिए, डबल बार ग्राफ के लिए। हाफ ईयरली में आशीष के मार्क्स 15 आएगा यहां पे, 16 के जस्ट नीचे। नेक्स्ट फिर क्या है, अरुण के 18 है, 18 क्या आएगा, 20 और 16 के बीच में, ये हो गया अरुण के लिए। फिर माया के लिए 16 एग्जैक्टली यहां पे आ जाएगा, 16 के बगल में। नेक्स्ट फिर रीता के हैं 21 क्या आएगा, 20 से जस्ट ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। ये स्केल से हमेशा बनाने चाहिए, क्योंकि टेढ़े मेढ़े बार ग्राफ अच्छे नहीं लगते, रिप्रेजेंटेशन बहुत ही जरूरी है। 9 से फिर इसके 15 हो गए मार्क्स, तो 15 का आएगा 16 से जस्ट थोड़ा सा नीचे। तो ये हो गए हमारे मार्क्स। अब पता कैसे चलेगा कौन सा क्वार्टरली है कौन सा हाफ ईयरली है, तो इसीलिए हमने क्या किया, अलग अलग कलर से बनाए। तो इसको भी हमको डिनोट करना पड़ेगा, जैसे हमने यूनिट बताई वैसे ही हमको कलर भी बताना पड़ेगा कि कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे कि हमारा ब्लू कलर जो था वो रिप्रेजेंट कर रहा था क्वार्टरली एग्जाम को, और जो हमारा दूसरा कलर था वो रिप्रेजेंट कर रहा है हाफ ईयरली एग्जाम को। तो डबल बार ग्राफ में हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमने हर कैटेगरी के लिए बार्स बनाए, यूनिट मेंशन की बार ग्राफ में, और कलर मेंशन किया कि कौन सा कलर क्या चीज डिनोट कर रहा है। तो ये सारी कहानी किसकी हो गई, बार ग्राफ की। तो हम किसी भी डेटा के लिए इस तरह बार ग्राफ बना सकते हैं, बस डिपेंड क्या होता है, यहाँ पे चेंज यूनिट्स का खेल है। अगर आपने यूनिट सही नहीं ली तो इस तरह थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, मतलब कि एग्जैक्ट फिर नहीं बनेगा। लेकिन जब आप स्क्वायर शीट में बनाएंगे बार ग्राफ एंड स्केल्स का मदद लेके, मतलब कि स्केल्स का यूज करेंगे, तो फिर बहुत ही अच्छे से बार ग्राफ आप बना सकते हैं। तो यूनिट आपको अच्छे से लिखनी है, फिर डबल के लिए आपको कलर्स मेंशन करने, या फिर आप शेडिंग भी कर सकते थे। बाई चांस आपने दो कलर के बजाय एक ही कलर लिया है, तो एक बार ग्राफ आपने सॉलिड बना लिया और दूसरा बार जो बनाया आपने इस तरह करके उसमें शेडिंग कर दी। तो ये दोनों भी अलग अलग चीजें डिनोट कर सकते हैं, मतलब कि ये आपने क्वार्टरली के लिए कर दिया और ये आपने हाफ ईयरली के लिए कर दिया। अगर आप दो कलर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके का बार ग्राफ का क्वेश्चन आएगा, चाहे सिंगल बार ग्राफ हो चाहे डबल हो, तो आप इस तरह बना सकते हैं। अब यही चीज अगर वर्टिकल होती तो यहाँ पे, वर्टिकल तो है मतलब हॉरिजॉन्टल होती तो यहाँ पे इसको बनाना पड़ता, इस तरह बनते और दो दो बार ग्राफ एक साथ बनेंगे। तो 1 के लिए क्या है, आशीष के लिए 10 और 15। अब यहाँ पे देखिए कितने बच्चों के मार्क्स क्वार्टरली से हाफ ईयरली में इंक्रीज हुए, मतलब कि क्वार्टरली एग्जाम में कितनों के कम थे और हाफ ईयरली में कितनों के बढ़े। अब यहां से हमको देखने को मिल रहा है सबके मार्क्स जो है हाफ ईयरली एग्जाम में ज्यादा थे और क्वार्टरली में कम थे। तो इसका मतलब जो नए तरीके से पढ़ाई की गई है वो अच्छी थी, मतलब कि हाफ ईयरली में इन्होंने ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका है, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका होगा, जिसके मार्क्स ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा मार्क्स यहाँ पे 5 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। सबसे ज्यादा मार्क्स किसके इंक्रीज हुए हैं, रवि के। तो रवि के कितने 6 मार्क्स ज्यादा बढ़े, मतलब कि इसने ज्यादा तैयारी की है। तो इस तरह हम बार ग्राफ को इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, अगर यूनिट एग्जैक्टली ना आ रही हो लाइन पे, तो हम क्या करते हैं उसके साथ हम लिख देते हैं कि कितना बार की वैल्यू क्या है। जैसे कि इसकी क्या थी 10 लिख दिया हमने, इसकी क्या थी 15 लिख दिया, ये 15 होगा, सॉरी हाँ ये भी 15 ही है। फिर 18 और उनका दूसरा क्या है 18 हाफ ईयरली में, फिर 12 और 16, देन 20 21, देन 9 एंड 15। तो इस तरह हम बार्स में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं उसकी वैल्यू, ताकि हमको समझने में और भी आसानी हो जाए। तो ये बार ग्राफ हमको अब समझ में आ गया। तो नेक्स्ट मूव करते हैं प्रोबेबिलिटी एंड चांस पे। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट चांस और प्रोबेबिलिटी। अब जैसे नाम है इसका चांस, वैसे ही हम इसको समझ सकते हैं। चांस मतलब किसी चीज की होने के चांसेस क्या हैं। अगर ये हो सकता है तो मतलब चांसेस हैं कि ये होएगा, और नहीं हो सकता मतलब चांसेस नहीं है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें
कि सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट, क्या ये पॉसिबल है? सन कभी वेस्ट से निकल सकता है? नहीं, दैट इज इसके चांसेस नहीं है। अब दूसरा एग्जांपल ले लें कि अगर क्या कहते हैं, दूसरा एग्जांपल है, अगर हमने क्या लिया, वॉल्यूम बढ़ाया किसी क्यूब का, तो उसका क्या साइड भी बढ़ेगी? इसके क्या चांसेस है? इसके चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या, उसकी साइड भी इंक्रीज होती है। तो चांस तो हमको समझ में आ गया, मतलब किसी चीज के होने की संभावना। तो चांस क्या हो गया? किसी चीज के होने की संभावना। और उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी है इसका मेजर, मतलब कि चांस को जो मेजर करता है उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब चांस किस किस चीज में हो सकता है? अगर जो चीज हो सकती है, मतलब कि होएगी। एक होता है हमारा क्या, जिस तरह हम कह सकते हैं श्योर इवेंट, मतलब कि होना उसका तय है। तो एक हो गया ये हमारा श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट का चांस क्या होगा कि ये हमेशा होएगा ही, तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी? 1। अगर कोई श्योर इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1, क्योंकि ये होएगा ही होएगा, चांस इसके 1 है। नेक्स्ट, अनश्योर इवेंट, मतलब कि जो इवेंट होएगा ही नहीं, जैसे सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो इसका मतलब इसके चांसेस, प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, मेजर ऑफ चांस क्या होगा इसका? 0, मतलब कि ये कभी भी हो नहीं सकता। तो ये क्या हो गए? प्रोबेबिलिटी की लिमिटेशंस, मतलब कि प्रोबेबिलिटी हमेशा कहां से, 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम क्या देखते हैं कि जो भी प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं या फिर किसी भी चीज की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 और 0 के बीच में ही आती, बराबर भी हो ही सकती है, क्योंकि श्योर इवेंट और अनश्योर इवेंट के लिए तो प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0 से 1 के बीच में लाई करती है। और किसी भी इवेंट अगर हमने ले लिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। अब प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं? मान लीजिए हमारे पास 5 रेड बॉल्स हैं और सब पे हमने मार्क करके रखा है 1 2 3 4 5, ये सारी हमारी बॉल्स हैं। अब हमने क्या किया, एक बॉल निकाल लिया, ये बैग में हमने रखी थी सारी बॉल्स, एक बॉल हमने निकाल ली और हमको बताना है चांसेस क्या है कि वो बॉल सेकंड थी, मतलब कि जो बॉल हमने निकाली वो 2 थी, यहां से हमने क्या किया, एक बॉल निकाल ली और हमको बताने की क्या चांसेस है कि वो 2 निकले। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब यहाँ पे टोटल कितनी बॉल्स हैं? 5, तो हमने निकाली कितनी है? एक, तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो सकती है? 1/5, दैट इज फेवरेबल आउटकम जितने हुए, मतलब कि कौन सा आउटकम हमको चाहिए था वो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, टोटल कितनी बॉल्स थी। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। तो चांस और प्रोबेबिलिटी क्या है? किसी चीज के होने की संभावना जो होती है उसको चांस कहते हैं, और प्रोबेबिलिटी क्या करती है, उसको कैलकुलेट करती है कि संभावना जो है उसकी वो क्या है। तो प्रोबेबिलिटी अगर हमको डेफिनेशन लिखनी हो तो हम क्या करेंगे, इट इज अ मेजर ऑफ सर्टेनिटी, मतलब कि वो किस चीज का मेजर करता है, जो चीज होने वाली है या फिर हो सकती है। और चांस क्या है, क्या वो होगी या नहीं होगी। तो प्रोबेबिलिटी से हम पता कर सकते हैं कि चांस जो है उसका वो पॉसिबल है कि नहीं, होना पॉसिबल है या नहीं है। अगर है पॉसिबल तो 1, नहीं है पॉसिबल तो 0, अगर थोड़े बहुत चांसेस है तो 1 और 0 के बीच में। तो इस तरह हम प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट कर सकते हैं। अब एग्जांपल उसका आता है हमारे पास टॉसिंग ऑफ कॉइन का या डाइस का। तो सबसे पहले हमको 2 चीजें मेन है जो हमको समझ में आनी चाहिए, दैट इज टोटल आउटकम एंड फेवरेबल आउटकम। तो इनको समझते हैं। अब टोटल आउटकम क्या होता है? टोटल आउटकम मतलब कि जो भी हमने किया, सैंपल स्पेस जो होगा हमारा, अब सैंपल स्पेस भी नहीं समझ में आएगा ऐसे। टोटल आउटकम वो होते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे 5 बॉल्स ली थी, तो टोटल कितने आउटकम्स थे, इन पांचों में से कोई भी आ सकता था, दैट इज 5। इसके लिए टोटल आउटकम्स क्या थे, 5, क्योंकि यहाँ पे 5 बॉल्स थी। इसी तरह फेवरेबल आउटकम क्या होगा, जो हमको चाहिए हो। फेवरेबल आउटकम हमारा वो आउटकम होगा जो हमको चाहिए। जैसे यहाँ पे हमको 2 चाहिए था, मतलब कि सेकंड नंबर वाली बॉल। अब सेकंड नंबर वाली बॉल कितनी है, यहाँ पे एक ही है, तो फेवरेबल आउटकम इसके लिए क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि एक ही बॉल है ना सेकंड नंबर वाली। तो टोटल आउटकम क्या होते हैं, जो भी आ सकता है वो टोटल हो जाएगा, और जो हमको चाहिए, जो आना चाहिए, वो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। इसी तरह अगर हम एग्जांपल लें कॉइन का, तो टोटल आउटकम क्या होंगे, टोटल आउटकम हो जाएंगे या तो हेड्स आएगा
या फिर टेल्स आएगा। तो टोटल आउटकम क्या हो गए 2, क्योंकि दो ही आउटकम आ सकते हैं, या हेड्स या फिर टेल। अब फेवरेबल क्या होगा जो हमको चाहिए। अगर मान लिया हमको चाहिए कि हेड्स आना चाहिए तो हम क्या करेंगे, हेड्स हो जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम। अब हेड्स कितनी बार आ सकता है कॉइन में, एक ही बार, दो बार तो नहीं आ सकता ना, मतलब कि एक ही कॉइन में दोनों हेड्स तो होते नहीं है। तो एक कॉइन हमने टॉस किया, टोटल आउटकम 2, और फेवरेबल अगर हमने हेड्स माने कि हमारा फेवर है हेड्स आए तो 1, और अगर हमारा फेवर है कि टेल्स आए तो भी 1, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, हेड्स और टेल्स एक ही एक बार होते हैं। तो अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, मान लीजिए हमने टॉस किया कि कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी, तो उसके लिए हमने टॉस किया, हमने क्या कॉल किया कि हेड्स आएगा, तो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फेवरेबल हमारा हेड्स हो जाएगा, टोटल तो हेड्स से टेल्स दोनों रहेंगे। अब प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, फेवरेबल अपॉन टोटल, मतलब कि डिनोमिनेटर में पूरा, और जो भी हमको फेवरेबल है वो न्यूमरेटर में। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स 1/2, दैट इज फेवरेबल अपॉन टोटल। ये प्रोबेबिलिटी को इस तरह हम डिनोट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का हमको फॉर्मूला क्या मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट मतलब कि कोई भी, जैसे हमने टॉस उछाला उसमें क्या आना चाहिए, जो भी फेवरेबल है वो इवेंट बन जाता है। जैसे हेड्स आना चाहिए तो इवेंट हो गया ये कि हेड्स आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी, तो इवेंट क्या कहलाएगा, हेड्स, गेटिंग हेड्स हमारा इवेंट हो गया इस केस के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम हमने अभी भी देखा, फेवरेबल आउटकम क्या होगा, जो इवेंट से रिलेट करे, दैट इज इवेंट यहां पे क्या था, गेटिंग हेड्स। तो गेटिंग हेड्स कब कब हो सकता है, एक ही बार हो सकता है, तो वहां पे फेवरेबल आउटकम। और नीचे क्या हो गए, टोटल आउटकम्स। अब इस तरह हम इस फॉर्मूले से प्रोबेबिलिटी को आसानी से कंप्यूट कर सकते हैं। अब बहुत सारे केस होते हैं, जैसे डाइस का केस हो गया, तो डाइस के केस में क्या होती है, 6 फेसेस होते हैं डाइस के, जिसमें क्या लिखा होता है 1 2 3 4 5 6, ये क्या होते हैं 6, उसमें फेसेस आते हैं। तो ये क्या हो गए, टोटल आउटकम सब इसके निकालने हो तो कितने होंगे, तो टोटल आउटकम जो होंगे इसमें वो 6 हो जाएंगे, क्योंकि 6 चीजें आ सकती हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 चीजें आ सकती हैं इसमें, इन सारी चीजों में से। अब फेवरेबल क्या होगा, जो भी हमने इवेंट बनाया, मान लीजिए हमने इवेंट ये कहा कि हमको एक इवन नंबर मिले, इवेंट हमारा क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर। अब इवन नंबर कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 3। क्यों, क्योंकि इवेंट जो था हमारा वो था गेटिंग इवन नंबर। तो अगर इवन नंबर हमको चाहिए तो आउटकम उसके हिसाब से लिखेंगे फेवरेबल वाला, अगर ऑड चाहिए तो उसके हिसाब से, प्राइम चाहिए उसके हिसाब से, कंपोजिट चाहिए उसके हिसाब से। तो फेवरेबल आउटकम, टोटल के फेवरेबल आउटकम इवेंट के हिसाब से चेंज होता रहता है, लेकिन टोटल आउटकम किसी भी चीज का सेम रहता है। दैट इज कि अगर एक कॉइन हमने टॉस किया तो टोटल आउटकम यही 2 ही रहेगा। फेवरेबल चेंज हो सकता है, हेड्स के लिए अलग और टेल्स के लिए अलग, यहाँ पे सेम है 1-1, लेकिन यहाँ पे अगर देखें कॉइन इसके डाइस के लिए तो यहाँ पे अलग अलग हो सकता है। जैसे कि हमने क्या लिया, फेवरेबल आउटकम इवन नंबर का 3 है, अगर हम यही कंपोजिट नंबर ले लेते तो कंपोजिट कौन कौन से 4 और 6, तो फेवरेबल आउटकम्स 2 हो जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हम किसके बेसिस पे निकालेंगे, जो भी हमारा इवेंट है, हमने इवेंट बनाया गेटिंग इवन नंबर, तो फेवरेबल आउटकम्स लिए उसके इवन नंबर के कितने इवन नंबर्स हैं, हम ये नहीं देखेंगे कौन कौन से, हम देखेंगे कितने हैं, उस हिसाब से हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमने क्या क्या देख लिया कि प्रोबेबिलिटी और चांस क्या होता है और किस तरह हम निकाल सकते हैं। तो किसी भी चीज अगर फैक्ट है, मतलब कि वो होनी ही होनी, कोई भी फैक्ट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। अगर कोई भी चीज हमेशा के लिए गलत है, मतलब कि वो हो ही नहीं सकती, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। और बाकी सारे इवेंट्स जो होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है हमेशा। और हमने क्या देखा, फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमको पता है कि टोटल आउटकम्स कितने और फेवरेबल कितने हैं तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ऐसे जैसे हमने यहाँ पे देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स क्या था 1/2, तो कॉइन जब भी टॉस होता है तो हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है टेल और हेड आने की, तो इसीलिए जब भी हम टॉस करते हैं तो सामने वाले की और हमारी प्रोबेबिलिटी सेम होती है जीतने की। तो विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है टॉसिंग ऑफ कॉइन में, इक्वल रहती है दोनों के केस में।
वो भी आ सकता है और वो भी आ सकता है। अगर हम बहुत ज्यादा बार भी कोई चीज टॉस करते हैं तो भी वो रैंडम रहता है, मतलब कि चांस उसका आने का फिक्स नहीं रहता। अगर हमने मान लीजिए 10 बार हमने कॉइन टॉस किया तो कोई भी फिक्स पैटर्न उसमें कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या होता है, रैंडम होता है। तो दोनों के आने के चांसेस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। जरूरी नहीं कि हमने 10 बार उछाला अगर कॉइन तो 10 बार या तो हेड आ जाए या तो 10 बार टेल आ जाए, ऐसा कोई रूल नहीं है। मतलब कि पैटर्न हमको कभी भी नजर नहीं आता। ऐसे ही हमारा डाइस में भी है, डाइस में भी कोई पैटर्न नहीं नजर आएगा, कॉइन में भी। तो ये सब क्या है, इसीलिए इन सब की हमको फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम देख के निकालना पड़ता है इवेंट के हिसाब से। सो दैट इज इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू।